हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्लांट किंगडम। हमने एनसीईआरटी के दो चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए हैं। नंबर वन इज़ कॉल्ड एज द लिविंग सिस्टम एंड सेकंड चैप्टर जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट की थी, दैट इज़ स्टार्ट बाय द फादर ऑफ द बायोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड एज द अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट को क्लासीफाई किया था, एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी के ऊपर भी क्लासिफाई किया था। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, लीनियस ने दी थी। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय द अर्नस्ट हैकल। एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, आपके कोपलैंड ने दी। और फाइव किंगडम जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, जिसको हम स्टडी करते हैं, दैट क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर एस बिटाकर। तो आर एस बिटाकर ने 1969 में जो है मतलब हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया था, क्लासिफाई किया था। नंबर वन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमली एंड किंगडम प्लांटी जो है उसने फाइव किंगडम बनाए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, हम एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे, हम जो है ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होती हैं, सारे के सारे प्लांट है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यह देखो यहाँ पे क्या है कि इन द प्रीवियस चैप्टर हमने जो है आपको मैंने बताया कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको किसने प्रपोज किया था, आर एस बिटाकर ने किया था। कब किया था, 1969 में किया था। उन्होंने क्या किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कौन सी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल डील विद डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नॉन एज द प्लांट किंगडम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, बी मस्टर्स हियर दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम जो होता है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दी गई थी उस टाइम पे, तो केवल और केवल सेल वॉल के बेसिस के ऊपर हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। और मैंने आपको बताया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक थे। ठीक है, सेल वॉल के बेसिस के ऊपर क्या किया, मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको हमने प्लांट बोल दिया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको हमने एनिमल बोल दिया। लेकिन इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर बहुत सारे इसमें लिमिटेशन आए। वो जो आपके दो किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। और इवन उस किंगडम में, प्लांट किंगडम में, जो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई थी उसको एल्गी के साथ रख दिया गया। तो वो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक थे जो कि मतलब हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है मतलब एडवांस होते गई, तो हमने थ्री किंगडम, फोर किंगडम एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी, मतलब दैट इज गिवन बाय आर एच विटाकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फंजाई एंड बहुत सारे मेंबर थे हमारे मोनेरा, फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो होते हैं, जिनके पास सेल वॉल थी, अब उनको जो हमने प्लांटी से निकाल दिया गया और अलग अलग किंगडम जो है बना दिए गए। तभी तो आपकी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई। आपका किंगडम मोनेरा क्रिएट हुआ, आपका किंगडम प्रोटिस्टा क्रिएट हुआ, और आपका किंगडम जो मतलब फंजाई क्रिएट किया गया। ठीक है, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन जो होती है प्लेस देम इन द सेम किंग, तो पहले हमने कहाँ रखा था, इनको प्लांटी के अंदर ही रखा था। इसलिए सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो प्रेफर एज, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, आर नॉट एल्गे एनीमोर। जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम बोलते थे, लेकिन अब अभी हमने कहाँ डाला हुआ है, अभी हमने मोनेरा के अंदर उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ अ किंगडम मोनेरा। ठीक है, उसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांटी अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एल्गी को डिटेल में स्टडी करेंगे, और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो आपका जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आपके जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो तीन टाइप के आते हैं। ठीक है, इसमें हम तीन टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो कौन सा था, वो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ये
जो आपका लीनियस के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आर्टिफिशियल के अंदर आता है। क्यों? इसमें क्या किया गया, इसमें केवल और केवल हम क्या करते थे, जो आपकी मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल करेक्टर को ही हम स्टडी करते थे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल और केवल किसके बेसिस के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस के ऊपर ही ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था। जैसे आपका जो है हैबिट देखा जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का, कलर देखा जाए उसके उस ऑर्गेनिज्म का, एंड नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करते थे, प्लांट को क्लासिफाई करते थे। तो केवल और केवल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल और केवल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के ऊपर ऑर्गेनिज्म या प्लांट को जो है मतलब क्लासिफाई किया जाता था। तो दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, और जो है दिस सिस्टम इज गिवन बाय लीनियस ने जो है आर्टिफिशियल सिस्टम जो है मतलब इसको दिया गया था। और सच सिस्टम जो थे कैसे थे, आर्टिफिशियल थे। क्यों? देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को दी, और थोड़े बहुत एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर को भी इंपॉर्टेंट दी। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज किसके ऊपर था, हमारा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस के ऊपर था। ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये हुए कि बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती, वो जो है मतलब एक दूसरे से अलग होगी। ठीक है। ऐसे मतलब कि देयर जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो आपस में क्या हुए, किंगडम में उनको प्लेस नहीं किया गया, उनको अलग अलग जो है ग्रुप में जो उनको असाइन कर दिया गया। ठीक है। तो they separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also artificial system of classification जो होता है ये इक्वल वेटेज देता है किसको, वेजिटेटिव करेक्टर को भी और सेक्सुअल करेक्टर को भी। क्यों? और दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि आपके जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं उनको एनवायरनमेंट के द्वारा, लाइट के द्वारा, जो भी हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको ईजिली जो होता है वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन सेक्सुअल करेक्टर जो होते हैं दे आर नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या किया गया, इक्वल वेटेज दिया गया किसको, वेजिटेटिव करेक्टर को भी और सेक्सुअल करेक्टर को भी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो सबसे एंशियंट, सबसे पुराना जो आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। उसमें क्या किया गया, उसमें जो है मतलब ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को दिया गया, वेजिटेटिव करेक्टर को दिया गया। ठीक है। जिसमें ऑर्गेनिज्म को कलर, हैबिट और नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स के ऊपर क्लासिफाई किया गया। ठीक है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है वह सेपरेट होगी। ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि इक्वल वेटेज दी गई किसको, आपके जो मतलब वेजिटेटिव करेक्टर को और सेक्सुअल करेक्टर को। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं दैट आर ईजिली जो होते हैं क्या होते हैं, दैट आर ईजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ये भी इसका ड्रॉबैक था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बिल्कुल विपरीत और अगेंस्ट था। कैसे? इसमें जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में नेचुरल एफिनिटी को ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाती थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, इसमें एक्सटर्नल करेक्टर तो स्टडी किए ही जाते थे लेकिन सेम टाइम पे इंटरनल फीचर भी स्टडी किए जाते थे। जैसे आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमारे प्लांट का स्टडी किया जाएगा, उसकी एनाटॉमी स्टडी की जाएगी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी स्टडी की जाएगी, और उसकी फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर जो है हम प्लांट को क्लासीफाई करेंगे। और आपका इसमें एग्जांपल आता है बेंथम एंड हुकर जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए एग्जांपल ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। ये बेंथम एंड हुकर जो क्लासिफिकेशन है इसको आप हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन आपने क्या याद रखना है, कौन सा सिस्टम जो होता है मतलब आपके आर्टिफिशियल में आता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है दैट इज़ इसका एग्जांपल जो है कौन है, लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड सेकंड वन क्या है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें क्या होता है एक्सटर्नल और इंटरनल करेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाता है आपका, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर हम क्या करते थे, प्लांट को क्लासीफाई करते थे। और जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर जो था, जोसेफ डाल्टन हुकर जो था, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो इनके द्वारा दिया गया वो सारा का क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। उसके बाद
आज जो हम यूज़ करते हैं, आज जो एट प्रेजेंट हम क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में वो भी कंसिडर किए जाते हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्या लिखता है कि एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो हम क्या बिलीव करते हैं, हम फाइलोजेनी स्टडी करते हैं, हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं कि हो सकता है कि एक टैक्सा से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। हम बहुत सारे सोर्सेज से क्या करते हैं, मतलब जो है क्लासिफिकेशन जो है मतलब क्या बोलते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आते हैं आपका एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस में आता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। उसके बाद एक और है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नॉट ईजिली कैरिड आउट now easily carried out by using computer is based on all observable characteristics। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी प्लांट के सारे जो ऑब्जर्व हो सकें करेक्टर को स्टडी किया जाता है। ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और हर एक करेक्टर को नंबर एंड कोड्स होते हैं असाइन किए जाते हैं, ठीक है। और डाटा जो है उसको फिर कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि करेक्टर को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम हम 100 करेक्टर जो होते हैं कंसिडर करते हैं, तो दैट इज़ बाय यूजिंग द कंप्यूटर कोड एंड नंबर्स होते हैं दिए जाते हैं 100 ऑफ करेक्टर के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है आजकल कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। इसमें बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, एक सेम टाइम पे क्या किए जाते हैं, स्टडी की जाते हैं, उन करेक्टर को नंबर दिए जाते हैं, कोड दिए जाते हैं, फिर क्या करते हैं हम क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद एक और दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। उसके बाद एक और आती है साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम केवल साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, जैसे किसी प्लांट में एस क्रोमोसोम नंबर कितना है, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उस बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो साइटोलॉजिकल यानी कि सेल की इन्फॉर्मेशन जो है इसमें पूरी डिटेल में स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द साइटो टेक्सोनॉमी। और कीमो टेक्सोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे केमिकल कॉन्स्टेंट का हम यूज़ करते हैं प्लांट के टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन एंड आल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट इन दिस डे। तो यहाँ पे केमिकल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रोटीन कैसी है, ठीक है, डीएनए वगैरह कैसा है, ठीक है। तो हम वो स्टडी करते हैं कि सेल के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लांट को जो है क्लासीफाई करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या था, आपका एक इंट्रोडक्शन थी क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो मैंने क्या बताया कि आपको जो है प्लांट किंगडम जो है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने प्लांट किंगडम में 3 टाइप की क्लासिफिकेशन जो है स्टडी की। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे पुराना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी, वेजिटेटिव करेक्टर को, सेक्शुअल को भी दी जाती थी इक्वल वेटेज, ठीक है। और साथ में जो है मतलब इसमें कलर, हैबिटेट या नंबर ऑफ लीव्स जो स्टडी की जाते थे। लेकिन ड्रॉबैक बहुत सारे थे इसके, क्योंकि बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है वो सेपरेट हो गई और इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर को, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं उनको ईजिली एनवायरनमेंट के द्वारा जो होते हैं अफेक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब रॉन्ग वे था क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया आपका फाइल आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल करेक्टर को भी साथ में स्टडी किया गया। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ लिया प्लांट का, उसके एनाटॉमी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। और ये सारी हम मतलब स्टडी किए गए, ठीक है। तो ये जो है मतलब दैट इज़ बेंथम एंड हुकर जो आपका आता है वो सारा का सारा क्या आता है, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है। फाइलोजेनेटिक में क्या होता है, जो आपकी जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंस दी जाती है प्लांट के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें एग्जांपल आता है एंगलर एंड प्रांटल जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द एग्जांपल ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद कीमो टेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी के बारे में भी हमने स्टडी किया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आपका एक टॉपिक ख़त्म होता है।